वाला कर लें जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेशनल टैक्स फोरम के प्लेटफॉर्म पे आज हम अपना फोर्थ सेशन करने जा रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जो कंपनीज एक्ट 2017 में अमेंडमेंट्स आई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज पैनल पे मौजूद हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं अब्दुल सलाम साहब, वेलकम सर। और हमें लाइव ज्वाइन किया है अहमद सुलेमान जाहिद साहब ने, जाहिद जमील एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट से। जाहिद अहमद साहब वेलकम आपको भी। जी बहुत हम शुक्रिया, अपना थैंक यू वेरी सेशन मच। स्टार्ट करते हैं जी। इसमें बगैर किसी ताखीर के मैं स्क्रीन शेयर कर दूं और फिर अब्दुल सलाम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने इस पे कमेंट्स का आगाज करें। जी ठीक। जी ये अब हम शुरू करते हैं जी अब्दुल सलाम साहब से की चेंजेस जो हमारी हैं कंपनीज एक्ट 2017 में। फुल स्क्रीन कर लें। साइड इसके जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच इमरान वहीद साहब। और आज बिल्कुल चौथा इवेंट है प्रोफेशनल टैक्स फोरम का और इंशाल्लाह ताला जो की चेंजेस आई हैं कंपनीज एक्ट 2017 में उसको हम डिस्कस करेंगे। और जैसे इमरान साहब ने भी तारुफ में भी कहा है कि हमारे साथ जहाज मिल कंपनी के पार्टनर अहमद सुलेमान जाहिद साहब की CAFPF वो भी मौजूद हैं, ये भी मेंबर हैं फैसलाबाद टैक्स बार के। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और उसको फिर हम इंशाल्लाह ताला डिस्कशन करते जाते हैं और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनसे भी वी विल वेलकम एनी क्वेश्चंस एनी व्यूज फ्रॉम देम, क्योंकि ये एक कन्वर्सेशन और डिस्कशन हम करते हैं और इसमें हम दरमियान में किसी भी किस्म के कोई कमेंट्स क्वेश्चंस वो ले सकते हैं। कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर जो चेंजेस आई हैं वो उस एक्ट का नाम है जी कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2021। और इसकी मैं थोड़ी सी जरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे पहले जाना चाहता हूँ 1 से 2 मिनट में कि हुआ ये था कि अप्रैल 2020 में ये वही टाइम है जब कोविड-19 में लेजिस्लेशंस कुछ हुई थी जिसमें कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड एक स्कीम भी आई, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी चेंज हुई और कंपनीज एक्ट के अंदर भी उस टाइम उन्होंने चेंज करनी चाहिए थी थ्रू ऑर्डिनेंस जो था कंपनीज ऑर्डिनेंस एट दैट टाइम 2020 में। अब उसके अंदर हुआ ये कि मैंने जब ये अब आप नाज़रीन के सामने भी हम ये चीज़ दिखाएँगे कि बहुत सारी चीज़ें वही हैं, जो उस टाइम उन्होंने प्रपोज़ की। फिर आपको याद होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें आईकैप को इतराज़ था, कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी थी जिसमें अदर स्टेक होल्डर्स को इतराज़ था, उन्होंने फिर वो वापस ले ली। तो बाकी वही चेंजेस हैं जो कि उन्होंने उस टाइम करना चाहिए थी थ्रू ऑर्डिनेंस। तो अब जो है वो एक सेशन हुआ पार्लियामेंट का, जॉइंट सेशन हुआ जिसमें जो है नेशनल असेंबली और सेनेट का इजलास मुश्तरका हुआ, उसमें बहुत सारी और बिल भी मंजूर हुए। उसी में उन्होंने फिर जो है इसको भी कंपनीज एक्ट 2017 का जो कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट 2021 का बिल था उसको भी मंजूर करवा दिया है और प्रेसिडेंट साहब ने भी इसकी असेंट कल दे दी है, ये भी न्यूज़ में आ गई है। लेकिन गज़ेटेड जो कॉपी है वो भी SECP की वेबसाइट पे शायद आज शाम तक अपडेट हो जाए, वरना नहीं तो ये मंडे को वसूल हो जाए। तो ये थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी। अब अगर की चेंजेस के हवाले से भी अगर मैं इसको ज़रा सम अप करने की कोशिश करूँ शुरू में एक स्टेटमेंट के ज़रिए, तो ये है कि बहुत ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के हवाले से। तो आगे हमारी जो डिस्कशन है उसमें भी आपको ये नज़र आएगा कि कंपनीज़ के जो प्रोसेसेस हैं और इनकॉर्पोरेशन है, उसके रिलेटेड आपको नज़र आएगा कि बहुत ज़्यादा आसानी पैदा की गई। तो पहली जो अभी स्लाइड हमारे सामने है वो है कि डेफिनेशन एक बनाई गई है, इन्होंने स्टार्टअप कंपनी की डेफिनेशन ये पहले कंपनीज एक्ट के अंदर मौजूद नहीं थी, तो वो इन्होंने अब डाली। और इसमें अगर आप देखें तो ये है कि वो कंपनी जो कि 10 साल जिसको ना हुए हों एग्जिस्टेंस में इनकॉर्पोरेशन से और उसका जो टर्नओवर है वो किसी भी यानी इन 10 सालों के अंदर किसी भी साल में वो 500 मिलियन से एक्सीड ना किया गया हो और उसका बिजनेस जो है बेसिकली वो किसी इनोवेशन मॉडल के ऊपर आए। और कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिनको कमीशन नोटिफाइड करेगा जब ये चेंजेस, चूंकि अभी आपको जैसे मैंने बताया कि अभी प्रोसेस में है, तो ये होंगी। तो ये जी अच्छा, इसमें मैं एक चीज आपसे अहमद साहब आपको इसमें लेना चाहूंगा
स्टार्टअप कंपनीज का जिस तरह अब्दुल सलाम साहब ने बयान किया है कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे सारे का सारा फोकस है इसका, आप इसको किस तरह से लेते हैं? ये इन्होंने 3-4 कंडीशन भी बताई अब्दुल सलाम साहब ने, आप अपनी इनपुट दीजिए इस पे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से एक काफ़ी डिटेल सेक्शन भी इस एक्ट में या बिल एक्ट कह लें इसको, उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है। और स्टार्टअप का जो जहाँ तक मुझे आइडिया इस डेफिनेशन को ऐड करने का जो पर्पस हो सकता है कि डेफिनेटली वो कुछ नोटिफिकेशंस लाएंगे फ्यूचर में स्टार्टअप कंपनीज को, जिस तरह कंपनीज एक्ट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नए बिजनेसेस को जो कि जिस जहाँ पे इनोवेशन है टेक्नोलॉजी के हवाले से टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड किए गए हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो उन कंपनीज को जो कि नया सेटअप लगाती हैं टैक्स फ्री जोन्स में, लाइक आपका फिडमैक है या अदर जो लोकेशंस हैं। इसी तरह मुझे लग रहा है कि जो मेरी एक परसेप्शन है कि स्टार्टअप कंपनीज के हवाले से कोई फर्दर नोटिफिकेशंस आए या उसके हवाले से फर्दर कोई लेजिस्लेशन आएगी फ्यूचर में जहाँ पे इन कंपनीज को वो बेनिफिट्स दिए जाएं या फर्दर जो फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कम किया जाए। जिस तरह अभी कुछ इन्होंने रिक्वायरमेंट्स कम की हैं, कुछ सेक्शंस को विड्रॉ किया है, वो अभी आके जाके हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक इसमें है। हम आते हैं आगे और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप पिछली स्लाइड देखेंगे जो उसकी डेफिनेशन है कि प्रीवियस स्लाइड प्लीज, इसमें एक तो ये कि 10 साल का पीरियड उसको ना हुआ हो, ठीक है जी, वो नया बिजनेस है, और हर साल में 500 मिलियन से कम टर्नओवर हो कि चले स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल या मीडियम बिजनेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि वो इनकरेज करना चाह रही है गवर्नमेंट कि वो किसी इनोवेटिव मॉडल पे काम करें, हाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, वेल्थ क्रिएशन करें। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं: इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्केलेबल बिजनेस और वेल्थ क्रिएशन। ये वो चीजें जिससे आपकी इकोनॉमी को बेनिफिट है। तो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है और आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ के हवाले से भी पर्सपेक्टिव है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल सलाम साहब आगे आते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आप एक्सप्लेन प्लीज थोड़ा सा कर दें ताकि हमारे व्यूअर्स को समझ आए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बेसिकली हमारी मुराद क्या है, इसमें बेनिफिट्स कौन से, और जिस तरह अहमद साहब ने जिक्र किया कि जो फाइलिंग रिक्वायरमेंट कम की गई है वो किस तरह से कम की गई और कहाँ पे ये आसानी पैदा की। अच्छा, एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसमें एक और पॉइंट है, नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस डेफिनेशन में ये पॉइंट है जो कि ये ना लोग ये ना समझे कि हम अपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट कर लें। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी है, जी स्प्लिट करके सेम उसी डेफिनेशन को उन्होंने फॉलो किया है। ये एक और पॉइंट है कि उसे हम स्टार्टअप कंपनी नहीं कहेंगे अगर वो एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट अप करके रीस्ट्रक्चर करके वो कंपनी बनाई गई है। जी थैंक यू। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ जी, अहमद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अभी डेफिनेशन आई है और उसके बाद वो इसको डिफाइन करेंगे कि इसको उन्होंने कहाँ कैसे यूज करना है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक मेन एजेंडा था इस लेजिस्लेशन का जो बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में। और हमारे अगर आप देखें तो मेन की 10-12 पॉइंट इसी के ऊपर मेन डिस्कशन जाती है। और जब ये बिल पेश किया गया पार्लियामेंट में तो इसका जो ऑब्जेक्ट क्लॉज थी उसमें भी यही लिखा गया है कि हम इसको क्यों पास करने जा रहे हैं, क्योंकि हम डूइंग जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो पाकिस्तान में करना चाहते हैं कंपनीज के लिए। और आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि एक नई सेक्शन 458 ए जो हम एंड पे जाके उसको डिस्कस भी करेंगे, वो सिर्फ ग्रेटर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ही बनाई गई है। और उसको उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला मैम साहब के भी कमेंट्स लेंगे और मैं चाहूंगा कि इमरान मुनीर साहब भी उसके ऊपर अपने कमेंट्स दें। ये जो स्लाइड है ना, इसमें अगर आप देखें तो जैसे पार्टिसिपेंट्स को भी नजर आ रहा होगा कि छोटी-छोटी कुछ चीजें हैं शुरू में। जैसे एक चीज ये होती थी कि जी फॉर्म 1 जमा करवाएं जी सब्सक्रिप्शन का, रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन का विद इन 45 डेज, वो उन्होंने खत्म कर दिया। इसके ऊपर जब ये आया था डे फर्स्ट से ही कंपनीज को था कि ये क्या है, ये हम क्यों करेंगे इसको, ये एक एडिशनल हमारे ऊपर रिस्पांसिबिलिटी लगा दी है। एक चार्टर्ड अकाउंट फॉर्म से वो एक लेना पड़ता था सर्टिफिकेट और उसके बाद ये जमा होती थी। तो ये खैर उन्होंने इसको खत्म कर दिया। अच्छा, इससे ऊपर वाली जो चेन जो है ना 1 वाली, वो अगर आप देखें ना तो वो उसकी इम्प्लीकेशंस मुझे लगता है ज़्यादा है। कि पहले ये होता था कि ये जब बना था ना कॉम्पनीज एक्ट 2017, 1984 के लॉ में इमरान साहब ये चीज़ नहीं थी।
कि आपने 30 डेज के अंदर अंदर सब्सक्रिप्शन करनी बिल्कुल। तो ये एक स्टडी थी बकायदा एसईसीपी की कि इसको मैंडेटरी किया जाए कि 30 डेज के अंदर अंदर लोग जमा नहीं करवाते थे, साल साल पड़े होते थे। अभी भी कुछ कंपनीज हैं मेरे नोटिस में है कि वो नहीं जमा करवा रहे, इवन दो की ये रिक्वायरमेंट मौजूद थी। तो अब मैं ये समझता हूँ इसकी इम्प्लीकेशन ज्यादा है इसमें, अगर हम साहब के भी लेम व्यूज कि ये 30 डेज में अगर नहीं जमा वो करवाते तो सब्सक्रिप्शन, और इसके ऊपर पेनल्टी भी अगर आप देखें तो वो पॉइंट नंबर 3 पे लिखा हुआ है, पेनल्टी भी इसके ऊपर खत्म कर दी है और सिर्फ रजिस्ट्रार डायरेक्शन दे सकता है। पहले ऑफेंस लेवल 1 की पेनल्टी होती थी कि आपने 30 डेज के अंदर क्यों नहीं सब्सक्रिप्शन करवाई और आपने क्यों नहीं 45 डेज के अंदर अंदर सब्सक्रिप्शन सर्टिफिकेट जमा करवाया। तो ये दोनों काम अगर एक कंपनी नहीं करती तो वो अब आजाद है, उसको लेवल 1 की पेनल्टी लगनी है। इसमें मैं एक छोटी सी चीज में ऐड करके फिर अहमद साहब की तरफ जाता हूँ। देखिए जो है ना सब्सक्रिप्शन मनी को जमा करवाना और वाया बैंक दे के फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लेना, एक चीज समझिए, हमारे मुल्क में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की हद तक मैं बात अभी करूंगा, पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की हद तक जो डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं बेसिकली वो ही होते हैं। कंपनी इन इट सेल्फ सेपरेट एंटिटी तो होती है कानूनी तौर पे, लेकिन वो कंपनी का कोई ऐसा स्टेटस नहीं होता जिसमें ये उनकी रिक्वायरमेंट हो। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की हद तक ये ट्रीटमेंट थोड़ी सी हार्श लगती थी इससे पहले, लेकिन अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी या बड़ी कंपनी की तरफ चले जाएं तो फिर वहां पे ये चीज थी। अब यहाँ पे इन्होंने फ्लैटली खत्म कर दिया है। मेरे ख्याल से इनको इसमें लिमिट रखनी चाहिए थी कि जिनका इतना कैपिटल हो एटलीस्ट उन पे रखते और बाकी ना रखते, लेकिन बाहर चूंकि कानून है, कानून तो सब पे अमल दरामद होगा। अहमद साहब आप इस पे दीजिएगा अपनी फीडबैक इसी पॉइंट के ऊपर, 2 पॉइंट्स जी शुक्रिया इमरान साहब। देखिए जी, जहाँ तक बात है सब्सक्रिप्शन मनी सर्टिफिकेट को की रिक्वायरमेंट को ख़त्म करने की, मेरे हिसाब से ये रिक्वायरमेंट ठीक थी, इसको विड्रॉ करना ठीक है। क्योंकि देखिए जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो उसका पहले साल का ऑडिट होगा, तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसने ये वेरिफिकेशन करनी ही करनी है। ठीक है, क्यों अब्दुल सलाम सर? जी बिल्कुल। डेफिनेटली वो सेपरेटली सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, वो बिला वजह एक एडिशनल कॉस्ट थी उनके लिए। हमारे लिए तो चले एक सीए फर्म्स के लिए तो एक बेनिफिट था कि हमारे लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, बट हम बात कर रहे हैं कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक पर्सन जो है वो एक अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, उसका कैपिटल है 1 लाख रुपया, तो वो फिर एडिशनल फी देता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो उनके लिए एक एडिशनल कॉस्ट थी। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा हुआ, खत्म हो गई। लेकिन जो विद इन 30 डेज, ये भी बहुत कम टाइम था कि जो सबसे मनी है वो जमा करवाई जाए एज अर्ली एज पॉसिबल। उनको बाउंड करना मकसद ठीक है। अब्दुल साहब, मुझे एक मेरी क्यूरी है, क्या इसमें जो क्रॉस चेक की रिक्वायरमेंट वो तो खत्म नहीं हुई ना? कि जो आपकी क्रॉस चेक तो आपने फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की कंप्लायंस करनी है। कंपनीज एक्ट में तो कैश में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो उन्होंने तो कोई नहीं मैंडेट नहीं, उसमें देखें, उसमें ये रिक्वायरमेंट थी कि वो आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट, ये शुरू में था। बैंक अब अभी भी है। जी जी, अभी इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशंस जब आए थे ना तो उस ये टाइम ये था कि आपने बैंक, ये रिक्वायरमेंट अभी भी है मेरा ख्याल में। नहीं बाद में ये चेंज हो गई थी। इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशंस के अंदर एक अमेंडमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि आप कैश में भी सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को हमें सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे अगर आप ये करेंगे तो सेक्शन 39(3) है कि वो कंपनी की फिर इनकम बन जाएगी, क्योंकि कंपनी ने जितने भी पैसे रिसीव करने हैं अगेंस्ट सब्सक्रिप्शन वो उसने थ्रू क्रॉस चेक ही वसूल करने हैं, अदरवाइज वो उसके लिए प्रॉब्लम। बहरहाल ये इसका रिक्वायरमेंट प्राइवेट कंपनीज के लिए काफी सख्त थी। इमरान साहब सही कह रहे हैं कि एक स्केल आप रखते हैं, पब्लिक कंपनीज, स्मॉल कंपनी या प्राइवेट कंपनीज को एग्जेम्प्ट करते हैं, पब्लिक और लिस्टेड या अदर कंपनीज के लिए जहां पे फॉर एग्जांपल पब्लिक मनी इन्वॉल्व है, वहां के लिए, वहां पे इन उन केसेस में ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी। इन्होंने सबके लिए खत्म कर दिया, ये एक हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। इसमें और एक चीज जो मुझे समझ आई ना आपकी बात से साहब, वो बेसिकली देखिए, क्योंकि दूसरी तरफ इन्होंने जो वेवर था ना ऑडिटेड अकाउंट्स वाला, वो वेवर भी खत्म कर दिया। तो दैट मींस आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो तो पहले साल में उसने अपना ऑडिट करवा के तो सब कुछ तो देना ही देना है। तो अदर वर्ड ये 30 दिन से बढ़ के 12 महीने हो गए, या 8 महीने या 7 महीने, जब भी उसका साल क्लोज होगा। कंपनी बनी है, उसका जैसे ही साल क्लोज होना है उसने ऑडिट करवा के देना ही देना है। तो ये चीजें तो क्लियर हो ही जानी है। तो मेरा ख्याल है उस चीज को इन्होंने रिलैक्स कर दिया थोड़ा सा। नहीं, तो दूसरी बात ये कि चलिए अगर एक कंपनी ऑडिट नहीं लेकिन भी करवाती, स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या करेगा? अहमद साहब ये भी तो देखिए ना, अगर अगर एक कंपनी ने वो क्या करेगा, वो उसको क्वालिफाई करेगा नहीं देखे नहीं, वो डेफिनेटली उनसे वेरिफिकेशन मांगेगा कि भाई आपने शेयर कैपिटल जमा करवाया है। फॉर एग्जांपल आपने बुक्स में एक एंट्री तो की होगी शेयर कैपिटल में इन द फॉर्म ऑफ कैश की होगी, डेफिनेटली वो
बुक्स में एंट्री आ रही है जी और शेयर कैपिटल, और डेफिनेटली सेकंड सोर्स हम क्या देखते हैं नॉर्मली बीइंग एन ऑडिटर, हम उसकी वेल्थ स्टेटमेंट लेते हैं। क्या उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में वो इस शेयर कैपिटल को अपनी इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है? अगर वो दिखा रहा है, क्रॉस वेरीफाई हो गया, जो हमारा तरीका चलता आ रहा था काफी अरसे से बीइंग एन ऑडिटर। हम क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमने तो कहीं ना कहीं से वेरीफाई करना है, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट हो, बैंक अकाउंट हो, क्रॉस चेक हो, या वेल्थ स्टेटमेंट हो। सो मेरा ख्याल है कि ये रिक्वायरमेंट ठीक है, प्राइवेट कंपनीज या स्मॉल कंपनीज के लिए खत्म हुई है, बट लार्ज कंपनीज जो कि पब्लिक कंपनीज हैं उनके लिए होनी चाहिए थी। एनी हो, बहरहाल ये बिल्कुल ठीक। इन्होंने जी रिक्वायरमेंट रुस्लान साहब, आगे इसमें हम पॉइंट फर्दर नंबर चलते हैं। जी, पॉइंट नंबर 4 एक बड़ा इसकी भी बड़ी दूरदर्श नताइज निकलेंगे कि एक कंपनी जो है एवरी कंपनी शैल हैव अ कॉमन सील, ये सेक्शन 23 होती थी जिसमें कॉमन सील का कॉन्सेप्ट वैसे कॉर्पोरेट में तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो ये उस वक्त से ही है जब से कॉर्पोरेटाइजेशन हुई है। लेकिन दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं उनके अंदर जब कंपनीज एक्ट रिवाइव हुए हैं, जैसे यूके का भी चेंज हुआ, इंडिया में भी चेंज हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2017 चेंज हुआ, तो उन्होंने भी इसकी रिक्वायरमेंट्स को ईज आउट किया है कॉमन सील की। तो अब ये जब लेजिस्लेशन हुई है कंपनीज एक्ट 2017 की, उस वक्त तो इन्होंने इस सेक्शन को रखा, यानी पिछले लॉ से ये इनहेरिट करके लेकर आए। लेकिन बाद में इन्होंने, जो कि ये ड्राइव इनका मेन ये था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जाना है, तो इन्होंने कॉमन सील खत्म कर दी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए हम जो रिक्वायरमेंट देते होते थे क्लाइंट को कि जनाब आपने जो है वो एक सील बनानी है और वो कंपनी के हर पेपर के ऊपर, रेजोल्यूशन के ऊपर लगनी है, वो अब रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड करूं थोड़ी सी, क्योंकि इन्होंने दूसरी तरफ बैंक्स को ऑनलाइन एक्सेस भी दे दी है। वो अब आपकी जो सर्टिफाइड कॉपियां लेके देने वाला काम था वो उसको वेरीफाई करके खुद भी निकाल लेते हैं। तो मेरा ख्याल है चूंकि सारे का सारा मुल्क ही डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, चीजें आहिस्ता आहिस्ता सारी ऑनलाइन दे रहे हैं, तो जो रिक्वायरमेंट किसी की इंतहाई पर्सनल है वो तो जाहिर है नहीं शेयर होगी, लेकिन जो रिक्वायरमेंट उनकी पब्लिकली अवेलेबल थी या ले सकते थे या किसी इदारे को देनी थी, वो उस उदारे को उसके साथ सिंक्रोनाइज करते चले जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे बैंक्स ने अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे आपसे सर्टिफाइड कॉपीज लेनी होती थी सारे डॉक्यूमेंट्स की, वो इन्होंने उनको दे दी है ऑनलाइन एक फॉर्मेट दे दिया। तो मेरा ख्याल है ये कॉमन सील और ये चीजें ऐसा ऐसा, क्योंकि ये सारा नॉन डिजिटलाइज दौर का सारा सीक्वेंस है, ये खत्म होता चला जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आने वाले वक्त में ये सारी चीजें ऑनलाइन बेस पे चली जाएंगी और ये अच्छा है, आसानी होगी इससे। पेमेंट भी आपको पता है इनकम टैक्स में बड़ी मेजर अमेंडमेंट आई है, जो भी इन्होंने 30 दिन फर्दर दे दिए 31 दिसंबर तक, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो अपनी हर पेमेंट ही डिजिटल मीन के जरिए करेंगी। तो ये ऐसा ऐसा चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। मेरा ख्याल है ये हमें भी थोड़ा सा इन चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो पॉजिटिवली आ रही है। इस तरह की जो रिक्वायरमेंट सिर्फ बांधने के लिए थी ना, वो बांधने वाली रिक्वायरमेंट निकलती चली जा रही है। जी आगे जी सर। इमरान साहब, ये पांचवा काफी अच्छा पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि ये अगर आप, इट मीन्स का मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन को आप, अगर ये रिक्वायरमेंट रहती तो डेफिनेटली सॉफ्ट फॉर्म में तो कॉमन सील नहीं हो सकती ना, तो ये रिक्वायरमेंट ये बनता था इसको खत्म करना। जी थैंक यू। अच्छा, जो फिफ्थ पॉइंट है जी उसमें ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये फर्दर जो शेयर्स इशू होते थे इसको सिर्फ प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते थे उनकी जो एग्जिस्टिंग रेशियो होती थी उन्हीं में ही इशू कर सकते थे, और अगर वो डिक्लाइन करते थे तो फिर वो कोई उसको करते थे नेक्स्ट किसी पार्टी को। तो अब उन्होंने जाके किया ये है कि एक नई क्लॉज ऐड कर दी है सेक्शन 23 और सबसेक्शन 1 के बाद ए बी के बाद सी, एक नई क्लॉज उन्होंने ऐड की जिसमें उन्होंने ये कहा है कि प्राइवेट कंपनी भी अब अगर चाहे तो वो फर्दर इशू कर सकती है किसी भी पर्सन को। यानी दो प्रोसीजर अब चलेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, एक वो जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग रेशियो के वाला वो वहीं पे स्टैंड है 1B वाला, लेकिन जो 1C के अंदर है वो क्या है कि आप किसी भी बंदे को लाना चाहते हैं कंपनी के अंदर, मेंबर बनाना चाहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि लॉ अभी बिल्कुल अपनी एक नई शेप में आएगा, गजटेड नोटिफिकेशन, तो इसके बारे में एससीसीपी कुछ रिक्वायरमेंट्स कुछ कंडीशंस नोटिफाई करेगा। ये अब ऐसे नहीं हो सकता कि कल ही कोई कंपनी इसको करना शुरू कर दे। तो इसमें मेरी एडवाइस तो यही है कि we will wait for the conditions and requirements जो कि as may be notified by the commission। इसमें अगला पॉइंट मेरा ख्याल रेलिवेंट है, उसको भी कर लें ताकि 1383 हो जाए, फिर हम डिस्कस। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें अब ये है कि एक नई सेक्शन भी ऐड कर दी गई है 23 के बाद 23A, एक नई सेक्शन ऐड कर दी गई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो कंपनीज हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो हैं वो भी अपने एम्प्लॉइज को जो है वो स्टॉक
जो परचेज की जो ऑप्शन है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, जो कि पहले सिर्फ हम लोग देते थे कि लिस्टेड कंपनीज के अंदर नजर आती थी, अब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी उसको दे सकती हैं। और बल्कि अगर इसको इस तरीके से भी पढ़े ना, तो ये सेक्शन थी 83 के अंदर ही, ये एक प्रोवाइजो था, बेसिकली उन्होंने वहां से इसको निकाला, तो एक नई सेक्शन का स्टेटस दे दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक जनरल पब्लिक का एक कॉमन क्वेश्चन है, आप दोनों जो के एक्सपर्ट्स हैं और माशाल्लाह बड़े अरसे से इसी फील्ड में और ऑडिट भी कर रहे हैं मुख्तलिफ कंपनीज का, जो शेयर्स हैं, शेयर्स इशू किया जाता है, लोग सुनते हैं, नए लोग भी आते हैं, कंपनी भी बनती, फिजिकल जो शेयर वाउचर है उसकी प्रेजेंस के ऊपर कोई फर्दर अमेंडमेंट आई है कि आपके पास एक्चुअली शेयर होना भी चाहिए? क्योंकि ये मोस्टली ये होता है कि एक्चुअली वो शेयर सर्टिफिकेट जो होते हैं वो नहीं मौजूद होते, हालांकि कई जगहों पे आगे जाके रिक्वायरमेंट्स हैं जहाँ पे आपके पास शेयर सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जैसे ट्रांसफर ऑफ शेयर में। तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि शेयर सर्टिफिकेट होना, रखना, ये क्या कितना जरूरी है कि हर कंपनी को रखना चाहिए? ये एक बिल्कुल प्रिलिमिनरी क्वेश्चन है, हमारी डिबेट है, थोड़ा हटके है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, इसकी बिल्कुल रेलिवेंट बनता है। इस सिलसिले में मैं आपका ना एक इशारा आपको दूँगा और तवज्जो आपकी दिलाऊँगा रिगार्डिंग एससीपी। एक सर्कुलर था और ये मेरे ख्याल में कोई 8-9 माह पहले की बात है, जिसमें कंपनीज़ एक्ट 2017 के अंदर एससीपी ने बाकायदा ये एक लेजिस्लेशन की थी इस लॉ के अंदर, और बड़ी ये एक पहले के देर से इस चीज़ को किया जा रहा था मार्केट के अंदर, कि जो आपने खुद भी कहा ना अभी पॉइंट नंबर 4 के अंदर कि डिजिटाइज हो रही है। तो वहां पे उन्होंने कहा था कि जितने भी शेयर सर्टिफिकेट्स हैं फिजिकल वाले, उसको रिप्लेस कर दें। हर कंपनी की, हर स्केल की कंपनी की, हाँ वो सिंगल मेंबर हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, छोटे स्केल की है, बड़ी पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनीज है, उन्होंने कहा कि उसके लिए फिर उन्होंने टाइम दिया था करीबन 3 साल का, कि उसमें इसको कर लें। तो अब चूंकि 3 साल के बाद भी कंपनीज ने उसकी मुकम्मल कंप्लायंस नहीं की, फिर एसईसीपी ने एक सर्कुलर इशू किया कि वो वाला जो टाइम पीरियड है, 3 साल जो हमने आपको दिए थे, वो खत्म हो चुका है। लिहाजा अब आप लोगों ने इसकी जो एक तो जो नई कंपनीज बनेगी वो तो फिजिकल दे भी नहीं सकती, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनको उन्होंने 3 इयर्स का टाइम फ्रेम दिया था कि उसमें आप रिप्लेस कर दें ऑल योर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स विद डिजिटल सर्टिफिकेट्स। उसका फिर वो सीटीसी के अंदर एक मैकेनिज्म उन्होंने डिफाइन किया। बिल्कुल ठीक। अहमद भाई, आपकी थोड़ी सी इस पे फीडबैक, जो अब इन्होंने अलाउ कर दिया है कि जो फर्दर शेयर्स हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के अलावा भी दिए जा सकते हैं, आप क्या समझते हैं ये पॉजिटिव इनिशिएटिव है कंपनीज के फंड्स इकट्ठा करने के लिए, कैपिटल इनहेंस करने के लिए, कि लोग और भी आ सकते हैं एग्जिस्टिंग के अलावा, और वो बाइंडिंग खत्म हो जाएगी, थोड़ी पुराने डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर जो एक मतलब बिल्कुल कंपनी को ओन करके बैठे होते हैं और वो कॉर्पोरेट सेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं आने देते, खासतौर पर छोटी कंपनी की मैं बात करूंगा। बड़ी कंपनी में ये इतना सीन नहीं होता, छोटी कंपनी में होता है कि वो एक फैमिली या एक भाई या दो भाई या उसके बच्चों से बाहर ही नहीं जीत जाने देते, तो कोई बंदा दूसरा भाई किसी को ऐड करना चाहता है, वो एक आपस की एक होती है ना लिमिटेशंस, जो हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो हम जो कि इसी कल्चर के हवाले से अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जनरल ऐसी बातें करें जो कि सबके फायदे वाली हो, जो रोजमर्रा उनको सूरत हाल दरपेश होती है। तो आप इस पे बताइएगा कि जो फर्दर शेयर किसी भी बंदे को देने का आप ये ऐड कर दिए क्लॉज, तो इस पे आपकी क्या फीडबैक? देखिए, जो पहले कॉन्सेप्ट था फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का, जिसे हम राइट इशू कहते हैं, और हम पढ़ते भी आ रहे हैं काफी अर्से से कि राइट इशू क्या है कि जब आप इंक्रीज करेंगे अपने शेयर कैपिटल को, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है पहला राइट उनका है। तो अब तो साहब मेरा ख्याल है ये जो राइट इशू का जो कॉन्सेप्ट है इन कि पहला राइट जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का, ये भी ये अबॉलिश हुआ है। असल में ना एक मैकेनिज्म इन्होंने डिफाइन किया है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में पहले नहीं था कि वो राइट इशू को रखा है उन्होंने, यानी वो देखिए, एक राइट इज देयर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के जी पास राइट है, लेकिन जी अगर वो नहीं फर्दर इशू में आना चाहते या इंटरेस्टेड नहीं है, किसी नए शेयर होल्डर को लाना चाहते हैं, तो उस बिल्कुल मैकेनिज्म को थोड़ा सा इन्होंने इजी किया, जो कि प्राइवेट कंपनीज में इतना इजी नहीं था। एम आई राइट अब्दुल सलाम साहब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी। यू आर तो राइट। ये अच्छा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन हाँ लेकिन पहला राइट तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास होना चाहिए और अभी भी है। हाँ, फर्दर अगर इन्होंने ईज आउट किया है, दैट इज गुड, और ये होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ एक इनिशिएटिव है। जी बिल्कुल ठीक है। और हम जहाँ बात कर रहे, अब हम पहले बात कर रहे थे डिजिटल अपना इसकी शेयर सर्टिफिकेट्स की, तो जी जी रिसेंटली डेफिनेटली अभी प्राइवेट कंपनीज को भी एससीसीपी ने कहा, जैसा अब्दुल साहब कह रहे हैं कि आप सीटीसी किसी कंपनी में या किसी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाएं या डायरेक्टली सीटीसी में अकाउंट खुलवाएं। पर्पज यही था कि आप फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि अब हम चूंकि आ रहे हैं एक ऐसे दौर की तरफ जहां पे हर चीज को डिजिटलाइज करना है हमने,
ऑटो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में लेके आना है, और अल्टीमेटली लिस्टेड कंपनीज में भी अभी शेयर सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है और हो जाएगा। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप है। और हम अगर देखते हैं ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सारी चीजों का रिलेशन जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, डिजिटलाइज करने से रिलेटेड है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बट इसमें जब नए कॉन्सेप्ट आते हैं, चेंजेस आती हैं, डिस्कशंस होती हैं, जिस तरह पहले एक्ट में चेंजेस आई और कुछ चीज़ों को अबॉलिश किया गया, फर्दर कुछ रिक्वायरमेंट खत्म की गई, जो कि जिसपे लोगों का एतराज भी था। वो नेक्स्ट फॉर एग्जांपल फाइलिंग ऑफ अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि 1 मिलियन से कम की 1 कंपनी मिलियन जी। उसे खत्म जी। किया गया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये हमें शुरू में भी समझ नहीं आई थी कि इसमें डिबेट थी कि ये रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल। जी अब्दुल सलाम साहब, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा जो इसमें पॉइंट है वो कंपनी का लोन और बाईबैक के हवाले से है, उस पे आप काइंडली जी, ये असल में दोनों सेक्शंस को अगेन दोनों पॉइंट इकट्ठे कर जी लूँ। कटिए। तो ये पॉइंट नंबर जो 7 और 8 है, इसको हम इकट्ठे कर लेते हैं। सेक्शन 86 और 88 ये दो सेक्शंस बनती हैं बेसिकली। और 86 असल में प्रोहिबिशन की है, जिसमें वो ये कहते हैं कि आपने लोन नहीं देना। किसके लिए लोन नहीं देना? कि कोई बंदा कंपनी के शेयर बाय बैक करे, उसको लोन मिला, लोन मिलने के बाद जो है वो यानी कंपनी उसको जो है यानी उसके जो शेयर्स है वो बाय बैक हो जाए, कंपनी उसको खरीद ले। सेक्शन 88 जो है वो एक बेसिकली एक ऐसी चेंज है जिसके अंदर उन्होंने एक आप कह लेंगे एक यानी सब सेक्शन 9 के अंदर वो एक नई एडिशन है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आप टेंडर नहीं ऑफर कर सकते। इस बारे में मैं थोड़ी सी जरा क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा कि जो लिस्टेड कंपनीज है ना, लिस्टेड कंपनीज, उनका तो बेसिकली है ही, वो तो स्टॉक एक्सचेंज से ही ज़ाहिर बात है, आपको पता है उनके जो शेयर्स हैं वो सेकंड जो शेयर्स हैं वो वहां पे ही होते हैं। और जो अगर ओरिजिनल शेयर्स हैं बायबैक करने हो तो उसके लिए एक पहले ऑफर होती थी कि आप जो है वो टेंडर ऑफर कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए क्योंकि लॉ अगेन एक नया बना है, उसके लिए एससीसीपी कुछ वजाहत करेगा कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज के जरिए से कैसे बायबैक होंगे शेयर्स। तो इसके बारे में चूंकि वी विल लुक एट एससीसीपी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, की वो इसको डिफाइन करेगा। लेकिन जो चेंज आई है वो ये आई है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो अब अपने शेयर्स बाय बैक तो जरूर कर सकती है, लेकिन उसको होल्ड नहीं कर सकती। ये दुनिया के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था ट्रेजरी शेयर्स का। और ये भी अगर आप लोगों को याद हो तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर जाते जाते उन्होंने एक अमेंडमेंट की थी और उस टाइम उन्होंने ट्रेजरी शेयर्स की सेक्शन वहां पे भी ऐड कर दी थी। लेकिन फिर चूंकि रिवाइव हुआ पूरे का पूरा लॉ, तो वो ट्रेजरी शेयर्स का कॉन्सेप्ट कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर भी उन्होंने फिर उसको उठा के तो कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर लेकर आए, क्योंकि ये मॉडर्न कॉर्पोरेट प्रैक्टिस है ट्रेजरी शेयर्स को करना और ये दुनिया में ऐसे हो रहा है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर इसका इम्पैक्ट कितना का जाएगा, ये तो अब देखते हैं कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये कितने शेयर्स हैं जो कि बायबैक हो भी सकेंगे और कर सकेंगे। क्योंकि बड़ी कंपनीज के अंदर तो आपको पता है शेयर सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता तो ये बाईबैक जो कंपनी शेयर अपने करेगी, इसके पीछे मेन थीम क्या है, पर्पस क्या है? है। सर इसमें ना बेसिकली एक ये होता था कि जो बड़ी कंपनी की मिसाल लेते हैं क्योंकि वहां से ये चीज समझ आएगी। लिस्टेड कंपनी के पास बहुत फंड आ गए, अब उसको शेयर्स जो सर्कुलेशन में है वो नहीं चाहिए। वो चाहती है कि वो उन फंड को यूज करे और अपने शेयर होल्डर से शेयर्स वापस खरीद ले, और उस शेयर्स को वो फिर बाद में ट्रेजरी शेयर्स में रख देती थी। तो अब क्या है कि ये तो हमें लिस्टेड कंपनी में तो एक पॉइंट समझ आता है कि जी शेयर की सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है और कंपनी के पास फंड आ गए हैं तो कंपनी ने अपने शेयर बायबैक कर लिए। अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका जो है वो स्मॉल स्केल है और उसकी फंडिंग की नीड्स जो है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है और वहां पे मेनली फैमिली रन बिजनेस है, तो वहां पे वो क्या करेगी, वो अपने शेयर्स वापस ले लेगी। तो वो किस तरीके से, इसलिए मैंने कहा कि ये देखेंगे कि ये सेक्शन कैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को फायदा दे सकती है। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं जो कि 10% वोटिंग पावर वाला है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें फिर हमें साथ जी बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट नंबर जो 9 है ये इससे जरा हटके है जो हमने भी डिस्कशन की है। इसमें ये भी मैं है इस पे जो अभी रिसेंटली सेकंड 86 और 88 पे डिस्कशन हुई है, जस्ट आई सेकंड करूंगा अपने साथ की बात को कि इसमें पर्पस अभी तक क्लियर नहीं हो रहा कि पर्पस इस बिहाइंड द सीन इसका पर्पस का और इसका बेनिफिट क्या होगा। और इस सेक्शन 88 के एंड पे ये भी लिखा गया कि ये जो हम बाय बैक करेंगे इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज
It shall not be. इनका म्यूट कर दे अमजद साहब। अहमद भाई अमजद साहब को म्यूट कर दो जी, प्लीज कंटिन्यू करें। It shall not be treated as reduction in share capital. अच्छा, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल भी ट्रेड नहीं होगा, हम बाय बैक और पर्पस क्या हो सकता है, तो ये क्लियर नहीं है, अभी कुछ पर्पस समझ नहीं आया इसका। बहरहाल अभी इसकी फर्दर एससीपी कोई नोटिफिकेशन सर्कुलर इशू करेगी, क्या मोड होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, तो लेट्स सी, अभी इसके ऊपर कोई डिस्कशन करना है। अच्छा, पॉइंट नंबर 9 एक जो है वो एक रेगुलेटरी एक छोटी सी जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी अगर मेंबर्स रेजोल्यूशन लाना चाहे, क्योंकि कंपनीज एक्ट में बेसिकली तो डायरेक्टर्स के पास ये पावर है कि वो मीटिंग कन्वीन करते हैं और वही जो है वो इसका नोटिफिकेशन, जो जनरल मीटिंग है उसका आपको पता है कि वो बाय डिफॉल्ट 21 डेज का एक नोटिस है। एक लॉ में एक वो सिचुएशन भी रखी गई है जिसको मेंबर्स मीटिंग कहते हैं कि मेंबर्स ने इसको कॉल की हो, तो उसके लिए पहले रिक्वायरमेंट होती थी 10% की, कि कम अज कम भी 10% एक बंदे के पास हो या 10% वोटिंग राइट इकट्ठा करके, तो एक बंदा जो है यानी 10 मुख्तलिफ लोग हैं उनके पास 10% शेयर होल्डिंग इकट्ठी है, वोटिंग पावर, तो वो मीटिंग कॉल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मैयर है, इसमें उन्होंने वो 10% वाला जो है उसको रिलैक्स कर दिया है डाउनवर्ड और उसको 5%। मतलब इसका दूसरा मतलब हम ये ले सकते हैं ना कि हर बंदा जो के शेयर होल्डर है उसके पास कुछ ना कुछ कंपनी में डिसीजन पावर्स भी आ, बिल्कुल पावर बड़ी है, बिल्कुल यू आर राइट। अहमद भाई इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे, ये 5% वाला जो किया है? जी अच्छा, एक इनिशिएटिव है, मतलब जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको फर्दर कुछ एक सिक्योरिटी मिल गई। डेफिनेटली एक शेयर होल्डर या एक मैं कोई मूव लाना चाहता हूँ, कोई पास करना चाहता हूँ रेजोल्यूशन, तो मुझे 10% शेयर होल्डर्स के साथ मिलके कॉन्सेंट लेनी है, और मेरा डेफिनेटली किसी से अगर रब्ता नहीं है और मतलब कंपनी में कोई किसी किस्म का मैं ऑपरेशंस पे डायरेक्टर्स के डिसीजन पे एतराज़ नहीं कर सकता। एक शेयर होल्डर के पास यही राइट होता है कि वो कोई रेजोल्यूशन पेश करे, और अगर 10% शेयर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है तो 5% इस ठीक है, फॉर द 5% शेयर होल्डिंग समझ आता है कि एक रिक्वायरमेंट है कि आप अपने हम ख्याल शेयर होल्डर्स को इकट्ठा करें और एक इनिशिएटिव एक पास करें रेजोल्यूशन। इट्स अ गुड इनिशिएटिव। बिल्कुल। मेरा ख्याल नेक्स्ट चैलेंज जी अब्दुल सलाम साहब, आगे हम चलते हैं 179 सेक्शन पे। जी बिल्कुल, 179 सेक्शन को ये बेसिकली ये मेरी एक मुझे बड़ी खुशी हुई है जब मैंने ये वाली अमेंडमेंट बताते खुद ये मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये इनिशिएटिव हुआ। बेसिकली ये एक इनोवेटिव टूल था डायरेक्टर्स के पास कि अगर वो मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हैं और मीटिंग कन्वीन नहीं हो पा रही, तो वो सर्कुलेशन के जरिए से रेजोल्यूशन पास कर सकते थे, कि जिसमें जो है वो एक रेजोल्यूशन मूव होती थी फ्रॉम वन डायरेक्टर टू अदर, और वो जिसको हम कह लें कि हार्ड कॉपी मूव होती थी या सॉफ्ट कॉपी मूव होती थी और वो मंजूर हो जाती थी। लेकिन उसकी राह में एक बहुत बड़ी रुकावट थी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में, वो ये थी कि सारे डायरेक्टर्स का प्रेजेंट होना जरूरी था। हालांकि जो दूसरी मीटिंग होती है, जो फिजिकल मीटिंग होती है, वहां पे हमें पता है कि सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, 51% आपको चाहिए होता है, तो वो वहां पे रेजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी से होती थी। और सर्कुलेशन वाली मीटिंग में जो है वो होती थी साइन बाय ऑल डायरेक्टर्स, और उसमें सारे डायरेक्टर्स की प्रेजेंस जरूरी थी। ये चीज हमें समझ नहीं आती थी, हम लोग भी एससीसीपी को कहते थे, वो भी यही कहते थे कि अब ये अब लॉ का पार्ट है, अब इसमें क्या करें। और क्लाइंट जो है या कंपनीज, उनको एक दुश्वारी का सामना करना पड़ता था कि वो इस टूल को यूज नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर वे में सारे डायरेक्टर्स की, क्योंकि ये टूल बेसिकली इफेक्टिव ही उस वक्त होता है जब डायरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं है, एक जगह पे मौजूद नहीं है। अगर सारे एक जगह पे मौजूद हो तो फिर तो फिजिकल मीटिंग भी हो सकती थी। तो ये खैर उन्होंने बात समझ ली, उनको पता चल गया कि इसको भी जो है वो एट पार कर दिया गया है विद अदर फिजिकल मीटिंग्स, के जो जहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से कोई रेजोल्यूशन पास हो सकती है, तो सर्कुलेशन वाली जो रेजोल्यूशन है उसको भी आप जो है वो सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पे आपको जो मेंबर्स की पावर है वो वाली तो जाहिर बात है वो मेंबर्स के पास ही है, लेकिन ये सिर्फ डब्ल्यूओडी की जो मीटिंग है उसको उन्होंने ये दी ऑप्शन। इससे अगला पॉइंट चूंकि ज्यादा अहम है, उस पर जाने से पहले मैं ये मीटिंग जो साइन वाली बात अब्दुल खान साहब ने की है, मैं इसमें इनकी पूरी तरह तायद करता हूँ, क्योंकि ये एक बड़ी अनरियलिस्टिक सी चीज थी जो इससे पहले लॉ में एक ऐसी एम्बिग्यूटी थी जो कि परेशान कन थी। अहमद भाई आप इस पे अपना थोड़ा सा दें कमेंट, फिर हम आगे चलते हैं। जी एग्रीड विद अब्दुल सलाम साहब। फर्दर इसके ऊपर क्या बात करें, मेरा टाइम शॉर्ट है हमारे पास। अच्छा, अगला जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मुझे लगता है कि ये बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि इसकी आड़ में बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड इस चक्कर में होती थी कि वो शेयर कैपिटल अपना 1 मिलियन से कम रख लेते थे ताकि हम जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उससे बचे रहें और चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटेड अकाउंट जो हमारे हैं वो ना देने पड़े।
इसको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, फिर इस पे थोड़ी सी डिबेट करते हैं। जी बिल्कुल, ये हमारा 11th है अपडेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। एससीसीपी ने बेसिकली ये सेक्शन कंपनीज एक्ट के अंदर ही सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाई, इससे पहले ये मौजूद नहीं थी। अहमद साहब ने जैसे इसके पहले जिक्र किया, जिस टाइम एससीसीपी लॉ लेकर आया उसने शहर शहर में अपने सेमिनार्स किए, उसमें हमने भी अटेंड किए थे और हमने उनसे सवाल किया था कि ये रिक्वायरमेंट क्या है, इससे आप क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है बेसिकली एससीसीपी। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पहले टच देना चाहता हूँ कि 0 से लेकर तो 1 मिलियन पेड अप शेयर कैपिटल ये रिक्वायरमेंट थी। सेक्शन 234 वो ये कहता था कि ऑडिटेड या अनऑडिटेड आपने मुझे फाइनेंशियल्स देने, ऑडिटेड होंगे तो साथ ऑडिट रिपोर्ट भी लगा के दें, और अगर अनऑडिटेड है तो जो ऑथेंटिकेटेड कॉपी है डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव की साइन शुदा, वो कॉपी आपने मुझे जनरल मीटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर, फॉर्म में फाइल करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपने मुझे वो जमा करना। तो इससे ऊपर वाली जो कंपनीज थी 1 मिलियन से लेकर तो 10 मिलियन तक, उनको आजाद छोड़ा हुआ था। वो उनका ये था कि ऑडिट करवा लें या अच्छा, ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट है वो ये सेक्शन ये वाली भी डिफाइन करती। ऑडिट की रिक्वायरमेंट 3 मिलियन की वैसे ही है, इंटैक्ट है, वो एक दूसरी सेक्शन है, वो वहां पे वैसे ही इंटैक्ट है और उसमें कोई तब्दीली इस एक्ट के जरिए से वाकई नहीं हुई। तो 1 मिलियन तक की जो कंपनीज थी उन्होंने अनऑडिटेड या ऑडिटेड वो जमा करवाना था। तो 1 मिलियन से लेकर तो 10 मिलियन तक जो कंपनीज थी उनके लिए ये था कि आप ऑडिट करवा लें और हमें दे ही ना, अपने पास रखें। और 10 मिलियन से ऊपर वाले के लिए रिक्वायरमेंट ये थी कि ऑडिट भी करवाना है और रजिस्ट्रार को एक कॉपी जमा भी करवानी है। हालांकि पहले 10 मिलियन वाली रिक्वायरमेंट 7.5 मिलियन के ऊपर होती थी, उसमें उन्होंने आसानी पैदा की, उसको 10 मिलियन पे ले गए। तो अब इसमें बेसिकली अगर मैं इसको देखूं तो ये बिल्कुल ईज ऑफ डूइंग के अंदर आता है। वो इस तरीके से कि जो कंपनीज छोटी हैं उनके लिए एक खामखा की रिक्वायरमेंट थी जमा करवानी, उसको खत्म कर दिया है। लेकिन इसके साथ मैं व्यूज लेना चाहूंगा इसमें इमरान मुनीर साहब के भी और अहमद साहब भी बिल्कुल इस पे अपना इनपुट दें कि दूसरी जानिब कंपनी ने जब अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने जानी है तो इनकम टैक्स रूल्स 2002 ये कहते हैं कि अटैचमेंट होनी चाहिए कंपनीज के ऑडिटेड अकाउंट्स की। तो एक कंपनी सेक्शन 234 का फायदा कैसे उठाएगी जबकि दूसरा ही जो लॉ है मुल्क का वो ये कह रहा है। देखिए, इसमें मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं, फिर अहमद भाई की तरफ जाते हैं। ऐड ये करूंगा कि जो हमारी कंपनीज की टैक्स रिटर्न है, उनमें बैलेंस शीट आपको भी पता है कि मैंडेटरी है, वो तो देनी ही देनी है। अच्छा, जो ऑडिटेड अकाउंट्स है ना, ऑडिटेड अकाउंट्स ये हमारा डिपार्टमेंट के साथ एडजुडिकेशन का पंगा ही पंगा है हमेशा से। मतलब आई एम सॉरी फॉर द वर्ड पंगा, लेकिन ये है पंगा ही, क्योंकि इसमें वो डिपार्टमेंट हमारे पीछे पड़ता है कि जी आप ऑडिटेड अकाउंट्स लेके आए। हम उनके सामने कानून रख देते हैं कि जनाब ये एक्ट है, इसके मुताबिक ये रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम आपको अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो इनकम टैक्स में ही एक और जगह पे जहाँ पे ऑडिट मैंडेटरी किया गया है 177 में, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है और वो आपने प्रोवाइड करनी है। वहां पे हम इसको ऑडिटेड और अनऑडिटेड का की प्ली लेके निकाल जाते हैं इनकम टैक्स में भी। लेकिन देखिए, चीज समझने वाली बात क्या है, एक चीज समझिए, हम सारे टैक्स प्रैक्टिशनर भी हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरफ इनकम टैक्स रिटर्न जा रही है विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट एक छोटे से बिजनेस की रिटर्न बनाना भी मुमकिन नहीं रहेगा। आपको अकाउंट्स थोड़े बहुत किसी न किसी तरह से बना के फिर ही उसके मुताबिक अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, उसके बगैर आपकी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगी। अब बात आ गई यहाँ पे रिक्वायरमेंट की, क्योंकि एक हिस्ट्री ऑलरेडी मौजूद थी अब इसमें एक जो रिक्वायरमेंट ये आती है तमाम पार्टिसिपेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने माइक्स म्यूट पे रखें, हमारी सेशन में डिस्टर्बेंस होती है। थैंक यू। उसमें जो मेन पॉइंट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं अंडर डिस्कशन, वो ये है कि ऑडिट करवाना किसने है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट अब ऑडिट की रिक्वायरमेंट 10 मिलियन एंड अबव चली गई है। ये हम अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉइंट के हवाले से अगर इसको देखें तो ये एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है कि आप पे वो बाइंडिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपने अपने अकाउंट्स बनाने ही बनाने हैं, आपने अपनी बैलेंस शीट बनानी ही बनानी है, उसके बगैर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। वो एक अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पे ये ईज दिया गया है। क्योंकि एक चीज समझिए, हमारे मुल्क में क्लाइंट जो है ना, मोस्टली कंपनी, जो छोटी कंपनी की हम बात करें जिनके लिए ये था, वो एससीसीपी की फाइलिंग से घबराते हैं कि यहाँ पे पता नहीं क्या है, कुछ फाइल करना पड़ेगा। वो कहते हैं एक हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दे रहे हैं, कंपनी की रिटर्न दे रहे हैं, वेल्थ स्टेटमेंट दे रहे हैं, अब ये कंपनी का एससीसीपी क्या है, ये कौन से फॉर्म जा रही है, कौन सी रिटर्न जा रही है। तो यहाँ पे जितना इजी ये कर देंगे
कॉर्पोरेट सेक्टर बढ़ना चाहिए, फ्लोरिश करना चाहिए, ये बैकबोन है आपकी इकोनॉमी, यही वो लोग हैं जो चलाएंगे कल को सिस्टम को। तो इसमें आप अहमद भाई अपना आप फीडबैक दीजिएगा कि ये जो रिक्वायरमेंट 1 मिलियन तक अनऑडिटेड या ऑडिटेड की थी खत्म कर दी गई है और अब सिर्फ 10 मिलियन एंड अबव वालों ने ही अपने ऑडिटेड अकाउंट सबमिट करने हैं एसईसी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात ये थी कि प्रीवियसली कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में, जैसा पहले डिस्कस हुआ, कि ये रिक्वायरमेंट थी कि 7.5 मिलियन जिन कंपनीज का पेड अप कैपिटल है उन्होंने अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने हैं। वो रिक्वायरमेंट कंपनीज एक्ट में हो गई 10 मिलियन, और ये 1 मिलियन की रिक्वायरमेंट, वही बात कि हमें समझ नहीं आती थी कि ये 1 मिलियन से ऊपर और 10 मिलियन से कम वालों के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और 1 मिलियन वालों की रिक्वायरमेंट है। तो ये खत्म किया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब हम बात पैरेलल कर रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट्स की। वहाँ रिक्वायरमेंट्स और हैं, किन कंपनीज ने ऑडिट करवाना है कि नहीं करवाना, ये अलग बहस है डेफिनेटली। वो अब हमारा, क्योंकि ये आज का जो डिस्कशन है ये कंपनीज एक्ट के हवाले से है। लेकिन मैं यहाँ एक रेफरेंस देना चाहूँगा कि अगर हम यूके की बात करें, क्योंकि हम हर मामले में यूके को फॉलो करते हैं, हमने तमाम लॉज भी यूके से ही फॉलो किए जब पाकिस्तान और इंडिया बना। अभी तक हमारे बहुत सारे पुराने एक्ट्स हैं, 1800 कितने के पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, हम अभी तक उसको चेंज नहीं कर सके, हालांकि उसे भी चेंज करना चाहिए। मेरी मैं समझ से बाहर है कि क्यों नहीं चेंज किया। एनी हाउ, यूके में जो कंपनीज हाउस है या HMRC जो इदारे हैं, वहाँ पे भी तमाम, या कनाडा की हम बात करें या USA की बात करें, वहाँ पे भी तमाम कंपनीज के लिए ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं है। हाँ, उन्होंने यूके में अगर आपने HMRC को अपनी किसी कंपनी ने रिटर्न फाइल करनी है, कनाडा में करनी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट हैं, चाहे वो कंपनी है, अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं, चाहे वो AOP है, चाहे वो इंडिविजुअल बिजनेस है, उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सबमिट करनी है। ऑडिट की रिक्वायरमेंट हर एक के लिए नहीं है। किसी कंपनी के लिए अनऑडिटेड की रिक्वायरमेंट है, किसी कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है जी कि आपने सिर्फ रिव्यू करवा लेना है या कंपाइलेशन की रिपोर्ट ले लेनी है, जिसमें जो कि हमारे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की है। अब बहुत ही लार्ज साइज कंपनीज के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी ये रिक्वायरमेंट आ जानी चाहिए कि आप हर एक के लिए ऑडिट मैंडेटरी ना करें। किसी कंपनी से कहें ठीक है जी आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपाइलेशन का सर्टिफिकेट ले लें, ये भी एक असाइनमेंट है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। किसी के केस में कहें जी आप सिर्फ रिव्यू रिपोर्ट ले लें, क्योंकि उसमें स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड होता है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होती है, वो फीस भी कम लेगा, स्मॉल कंपनी उसकी फीस अफोर्ड भी कर लेगी। ठीक है, और डेफिनेटली जब आपने फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली अगर ऑडिट किसी ने नहीं किया और ठप्पा लगाया हुआ है और रिपोर्ट ऑडिट की दे रहा है, तो अश्योरेंस लेवल बहुत ज्यादा है लेकिन किया कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो होना ये चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं उसी की रिपोर्ट दें, बेहतर है। बिल्कुल जी। ठीक है जी, ये इस कॉन्सेप्ट से ये अभी ये चेंजेस हमारे पाकिस्तान में आनी है, और असल में आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी चाहिए FBR की और SCCP की। लॉ को थोड़ा सा आपस में हार्मोनाइज करना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में अभी हार्मोनाइज नहीं है। इंशाल्लाह फ्यूचर में ये मूव आएगी। आपकी इस बात की ना, मैं इस फॉरम के ऊपर भी PTF के फॉरम से मैं तायद करता हूँ कि जो छोटी कंपनीज हैं, हाँ उनका यानी जैसे 3 मिलियन से नीचे वाली कंपनीज ने क्या करना है, उनके लिए बिल्कुल जीरो है, उनको खाली छोड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का मैंने हवाला दिया, वो कह रहा है ऑडिटेड दो, तो वहां पे एक दरमियानी रास्ता होना चाहिए। कंपाइलेशन वाली बिल्कुल असाइनमेंट हो सकती है और होनी भी यही चाहिए। उनको एश्योरेंस का पता ही नहीं है, क्योंकि अहमद साहब एश्योरेंस की फील्ड से हैं, उनको पता है इस चीज का कि छोटी कंपनीज जो है उनको एश्योरेंस करवानी बहुत मुश्किल है। एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है उसके लिए भी बड़ा मुश्किल काम है, वहां पे रिक्वायरमेंट्स उस तरीके की नहीं होती। तो ये बिल्कुल मैं इसकी तारीफ करता हूँ। ये हमारा बड़ा अहम पॉइंट था, जिस पे डिस्कशन बड़ी डिटेल से हो गई। नेक्स्ट इसमें 458A जी बिल्कुल, इसको जरा थोड़ा सा करेंगे, हाँ बड़ा जी, ये मजेदार सेक्शन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ये आखिरी है पॉइंट। इसमें ये है कि एक नई सेक्शन SCCP को जो है वो एक मैंडेट दिया गया है इसमें। अगर आप देखें तो, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक रेफरेंस हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर बिल के अंदर आप जाएं तो वहां पे SCCP को मैंडेट दिया गया है। अच्छा, अगर आप कहें तो ये मैं सेक्शन आप अपनी स्क्रीन अगर खत्म करें, मैं शेयर करता हूँ ये बिल्कुल, सेक्शन कर ले जी जी सर। तो तो मैं बात कंटिन्यू करूं कि आप शेयर करें? ये सेक्शन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया जी, ये बेसिकली ये देखें अगर आप तो 458।
हाँ जी, ये इसका टाइटल है मेजर्स फॉर ग्रेटर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इसमें एससीसीपी को जो है ये मैंडेट दिया गया है, कमीशन में इम्प्लीमेंट मेजर्स। तो ये जरा थोड़ा नीचे कीजिएगा इसको। तो इसमें अब ये बेसिकली अगर हम बात करें, आपको याद होगा भी एससीसीपी ने कुछ थोड़ी देर पहले ही बिल्कुल एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अपनी ओपिनियन दी है, और एक वो इसी के ही तनाजुर में है कि एससीसीपी को एक मैंडेट दे दिया गया है कि वो इन चीजों को देखे, जिसके अंदर अगर आप नीचे हैं, जो सबसे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है वो है ये क्लॉज डी है। ये थोड़ा सा और नीचे कीजिएगा, नीचे कीजिएगा इसको। हाँ, ये यहाँ पे जरा लिखिएगा कि एससीसीपी को ये एक एम्पावरमेंट दी गई है कि वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करे टेस्टिंग के लिए, उसकी एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें अगर आप देखें तो डिजिटल एसेट्स भी लिखा आ गया है। तो डिजिटल एसेट से क्या मुराद है? एक बहुत बड़ी बहस पाकिस्तान में चल रही है क्रिप्टो करेंसीज की। तो डिजिटल क्रिप्टो करेंसी बेसिकली डिजिटल एसेट है, और सबसे बड़ा डिजिटल एसेट है ही क्रिप्टो करेंसी। और उसके बाद फिर बाकी चीजें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉकचेन की बेसिक टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीजें एससीसीपी को एक मैंडेट दे दिया गया है कि आप जो दुनिया के अंदर नया काम हो रहा है उसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उसको एक मैंडेट दे दिया गया है कि आप उसके अकॉर्डिंगली काम करें। और जो ये क्लॉज ई है इसमें काफी टेक्निकल लैंग्वेज है आईटी के हवाले से इस सेक्शन में। जी जी जी, आप आईटी के जरा देखते हैं, आप जरा इसको करें। मतलब इसमें मेरे लिए काफी सारी नई टर्मिनोलॉजीज हैं, और ये आईटी के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे ये हमें कंसल्ट करना पड़ेगा कि ये इनका रिसर्च करना पड़ेगा। काफी सारी नई टर्मिनोलॉजी हमारे लिए, हाईली टेक्निकल लैंग्वेज है इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ये ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस, ठीक है, कुछ हम फेमिलियर हैं कुछ टर्म्स के साथ, लेकिन ये क्राउड फंडिंग, मतलब ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी यूज नहीं हो रहे। तो बहरहाल ये फ्यूचर में आएंगे आईटी बेस्ड एप्लीकेशन, और इसको अब इसके ऊपर होगा पता क्या, जो मेरी एक ओपिनियन है कि एससीसीपी इस सेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ना फॉर्म करेगी डिफरेंट ओपिनियंस, और आप जैसे जो हैं एक्सपर्ट्स उनको हायर करेगी। वो उनसे पूछेगी कि नए ट्रेंड्स क्या है, उसके ऊपर वेबिनार सेमिनार करवाएगी, और उसको बाकायदा तौर पे फिर एग्जीक्यूट भी करवाएगी कि हम ये कॉर्पोरेट, क्योंकि टेस्टिंग एनवायरनमेंट तो उसी वक्त क्रिएट होगा जब वो एक चीज को लेकर आए और उसको इंट्रोड्यूस करे और उसको फिर फर्दर जो है इम्प्लीमेंट करे। इसके एंड पे आइएगा सर, एंड पे आइएगा, एंड एंड पे आइए। ठीक है, ये इसके अंदर जी इमरान साहब, ये बेसिकली जो चीजें हम पहले डिस्कस कर रहे थे ना, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग इन सारी चीजों के मुतालिक ये है कि चूंकि हम सारे का सारा बिजनेस डिजिटल वर्ल्ड में लेके जा रहे हैं, और हम जानते हैं कि हमारा बहुत बड़ा एक पोर्शन ऐसा है जो कि ई कॉमर्स बेस्ड चला गया हुआ है। कोरोना के चक्कर में आप जानते हैं कि आपके हर बिजनेसमैन ने अपना एक ई स्टोर खोल लिया है। एफबीआर ने जो आपकी ऑनलाइन मार्केट प्लेस है उसको रियल मार्केट प्लेस का दर्जा दे दिया है। वहां पे उन्होंने अपना पीओएस लगाना है और इस किस्म की चीजों पे भी ले गए। तो आने वाले वक्त में आपके जो डिजिटल एसेट्स बिल्ड होने हैं वो सिर्फ ये नहीं होगा कि एक मतलब क्रिप्टो करेंसी एक एग्जांपल है। आपने कल को क्लाउड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आप ऑनलाइन आईटी बेस्ड सर्विसेज दे रहे हैं। इवन मुझे तो लग रहा है कि आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो भी आपका एसेट होगा, उसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो भी आप अपनी बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं कि ये मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है। फिर हो सकता है कल को हम पेपॉल जैसी चीजें पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर लें। तो जब पेपॉल आ जाएगा पाकिस्तान में, दुनिया जहान में आप कहीं भी काम कर रहे हैं उसकी पेमेंट पाकिस्तान में रिसीव कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे मोड जो है इनको रेगुलराइज करने के लिए देखिए सबसे पहले कानून बनाया जाता है। तो उन्होंने लॉ मेकिंग कर दी है। लॉ मेकिंग उन्होंने एग्जैक्टली वही कर दी है जो सारी दुनिया में होने जा रही है। जैसे अहमद साहब ने भी कहा ना कि इंग्लैंड इसको फॉलो कर रहा है, कनाडा इसको फॉलो कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये सारी दुनिया इसी को फॉलो करेगी। और हमने भी कवानीन वो बना दिए, जो जो लोग इसमें रजिस्टर होते चले जाएंगे वो इसके मुताबिक ही बिजनेस करेंगे, और बाई लॉ ये जो सामने आ गए इनको फॉलो करें। तो ये आने वाले वक्त का जो हमारे सामने जो चैलेंजेस आने हैं ना, एससीसीपी स्मार्ट चल रहा है नो डाउट। थोड़ा सा इनको हमें वो कहना पड़ेगा कि अपना वो फाइलिंग वाला सिस्टम बेहतर कर ले, उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं। लेकिन आज चूंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है, तो जिस दिन हम उस पर बैठेंगे ना एससीसीपी की फाइलिंग को, तो उस दिन उस पर भी डिस्कस करेंगे और यकीनन उनको राय भी देंगे, इन राइटिंग भी देंगे। अभी मेरा ख्याल है अहमद साहब आप माइक ओपन कर दें, अगर कोई साहब कोई दोस्त क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो बाई नेम क्वेश्चन अपना रेज कर लें।
तो उसके बाद फिर हम इसको पार्टिसिपेंट conclude से भी करते क्वेश्चंस लें, उनके व्यूज लें। जी मेरा ख्याल मैं स्क्रीन शेयरिंग खत्म कर दूं। हैं। जी कर दें खत्म। एक मिनट। एक पॉइंट वैसे ना स्क्रीन पे वो डायरेक्टर की रिपोर्ट वाला थोड़ा जी कौन सा कह रहे हैं आप? स्क्रीन, वो जो प्रेजेंटेशन है ना उसमें, या मैं वैसे बता देता हूँ कि डायरेक्टर की जो रिपोर्ट है ना, सेक्शन है 227 कंपनीज एक्ट का, उसके अंदर भी एक चेंज हुआ, लेकिन वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर नहीं आती, इसलिए उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि उसमें उन्होंने एक तो ये कहा है कि आप जो डिविडेंड अगर आपने नहीं दिया तो आपने उसको डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर एक्सप्लेन किया। जी जी हाँ जी ये हाँ रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट। हाँ, अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया, देयर शुड बी अ लेजिटिमेट रीजन फॉर नॉट पेइंग बिजनेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डिविडेंड। ये हमारे डिस्कशन में रह गया। एक तो आपने डिस्क्लोज करना है रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईच डायरेक्टर, डिटेल सारी क्या क्या बेनिफिट दे रहे हैं और डिविडेंड ना पे करने के रीजन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ये आपने मेंशन जी करना अब है। हमारा फोरम ओपन है क्वेश्चंस के लिए। हमारे पार्टिसिपेंट्स जो भी अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो अनम्यूट कर लें और अपना क्वेश्चन रेज कर दें। आपको फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक दे मेरा ख्याल है जी पार्टिसिपेंट खामोश है सारे, तो हमें टाइम भी काफी हो पहले गया। वो तो उनकी ख्वाहिश है, अगर कोई पूछना चाहे किसी का क्वेश्चन हो तो रेज कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। अपने व्यूज ऐड कर सकते हैं। जी कोई पार्टिसिपेंट अगर अपने व्यू शेयर करना चाहें, कोई बात करना चाहें, अदरवाइज हम इजाजत लेते हैं। मेरा ख्याल है जी कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा। ठीक, चले तो हम बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले खुशी तौर पे शुक्रिया अदा करूंगा अहमद साहब का, जिनकी वजह से ये मुमकिन हुआ आज। ये उन्होंने इसको चूंकि प्लेस किया इस चीज को। उसके बाद अब्दुल सलाम साहब की मोहब्बत का भी शुक्रिया कि हम इनके ऑफिस में बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये मेजबानी भी कर रहे हैं। बड़ी मजेदार चाय पिलाई है जी इन्होंने हमें। पार्टिसिपेंट्स हमारे महरूम है उस चाय से, तो जिन्होंने चाय मजेदार पीनी हो अब्दुल सलाम साहब को विजिट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल शुक्रिया। सलाम साहब, अहमद अल्लाह साहब बहुत हाफिज। शुक्रिया। हमारे जो मौजूद पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े सब्र और तहम्मुल से हमें सुना। और इस तरह की डिस्कशन जो होती है ये बेसिकली नॉलेज शेयरिंग है। हम अपनी फील्ड में चूंकि काम कर करके उसमें यूज टू हो जाते हैं तो हम इसके एक्सपर्ट कहलाते हैं, लेकिन असल में ये नॉलेज शेयरिंग है। हम लोग भी सीखने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया और अल्लाह इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज। हाँ जी।